किसान भाइयों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विपिन यादव। जैसे कि आप जानते हैं हर दिन के भांति आज भी हम आपके लिए एक नए विषय को लेकर आए हैं जिसमें आपके खेती के जो सवाल हैं उनका आपको जवाब मिल सके। किसान भाइयों, खेती में हल की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो जुताई में हो या फिर सवालों का हल हो। जी हाँ, हल वो जो आपको आपके खेती में आपको मदद करे। ऐसे ही कुछ सवालों को, परिस्थितियों को और ऐसी कुछ परेशानियों को हल करने के लिए हम आपके बीच में मौजूद हो जाते हैं। जी हाँ, हर दिन एक नए विषय पर बात करते हैं, तो आज भी एक नया विषय है। जैसे कि हम जानते हैं वर्तमान में अभी जायद फसलों का आगमन हो चुका है, रबी फसल की विदाई हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाई जायद फसलों के जो प्रबंधन है उनमें लग चुके हैं। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें अभी वर्तमान में करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा विषय आज का जान लेते हैं। हमारा आज का विषय जो है वो है सब्जियों में कीट प्रबंधन। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन सब्जियों में कीट प्रबंधन, इस विषय पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में श्री मनीष कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं केवी के देवास से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आज किसान भाइयों, जैसे कि आपने जान लिया विषय और विशेषज्ञ के बारे में, अब सबसे पहले हम सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल रहता है, क्योंकि नए नए किसान भाई भी अभी कुछ सब्जियों के प्रति इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो वो लगाते हैं या लगाना चाह रहे हैं और जो कि आसानी से वो इसको कर सकें? जैसा कि भारत सरकार आय दुगनी करने के बारे में कर रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो ग्रीष्मकालीन में जो सब्जियां हैं, प्रमुख रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। कद्दू वर्गीय में जो अधिक प्रॉफिट के लिए हम जो है खरबूजा, तरबूज, लौकी, तरोई, खीरा और ककड़ी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ भिंडी की भी खेती कर सकते हैं और बैगन की भी खेती कर सकते हैं। ये जो प्रमुख रूप से हम किसान भाई लगा सकते हैं और अच्छा पैदावार लेकर के प्रॉफिट पा सकते हैं। गर्मियों में जैसे सर ने कहा कि जो हम कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उनको लगा सकते हैं, भिंडी को लगा सकते हैं और भी अन्य फसलें जो हैं हम ऐसे लगा सकते हैं। सर कीट प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो कीट प्रबंधन जो है वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। जब हम रोपाई करते हैं, यानी कि प्रारंभिक अवस्था जो बीज की होती है, क्या ऐसा कोई कार्य होता है जिससे अगर बीज के समय हम ध्यान रखें तो कीटों का जो प्रकोप है वो कम हो जाए? जी हाँ, निश्चित तौर पे जब हम बुवाई कर रहे होते हैं, बीज को छोप रहे होते हैं, तो उस समय अगर हम भूमि उपचार कर लें, जी भूमि उपचार के बहुत से ऐसे कीड़े रहते हैं जो कि हमारे भूमि से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। और अगर उस समय जैसे अगर आप नीम की खली ले लें, ये 2.5 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से, या कार्बोफ्यूरान 3G के कंसंट्रेशन से आता है, ये 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर भूमि में मिला दें, तो निश्चित तौर पे जो शुरुआती समय के जो कीड़े हैं, जो ज़मीन से ही शुरुआत होती है, तो हमारे नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल स्वस्थ उगेगी। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि रोग आने से पहले ही अगर उसका निवारण कर लिया जाए तो आपको परेशानी नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ हल आपको यहाँ पर इस प्रश्न के द्वारा मिला। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, कद्दू वर्गीय जो सब्जी हैं उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं या कीट लगते हैं जिनसे कि हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं? कद्दू वर्गीय सब्जी में जो प्रमुख रूप से जो कीट लगते हैं, एक तो फल मक्खी लगती है। ये फल मक्खी जो है, जैसे ही हमारे फल आ जाते हैं उस समय फलों में छेद करती है और किसान को पता नहीं चलता है कि हमारा फल खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो थोड़ा सा पकने को होता है तब पता चलता है, या बाजार में जब हम ले जाते हैं तो पता चलता है। और ये फल मक्खी एक फल में करीब 250 से 300 अंडे देती है और हमारा फल पूरा डैमेज हो जाता है। इसी के साथ एक और प्रमुख कीट है जिसको हम कद्दू के लाल कीट कहते हैं। ये जो है, इसका एडल्ट जो जिसको हम बीटल के नाम से जानते हैं, ये ऊपर से पत्तियां खाता है और अगर छोटे छोटे फल हैं उनको भी डैमेज करता है। और इसका जो ग्रव रहता है, जो बच्चे वाली जो इल्ली वाली अवस्था है, ये हमारी मिट्टी में रहती है और जड़ों को खाती है। तो अचानक हमारे जो पौधे सूखने लगते हैं तो किसान ये सोचता है कि कोई बीमारी लग गई है, बल्कि ये जो सूढ़ी रहती है ये इसकी जड़ों को खा जाती है, जिसकी वजह से अचानक ये पौधे सूख जाते हैं। बिल्कुल। जो लाल बग होता है ये बहुत ज़्यादा किसान भाइयों के लिए परेशानी का सबब बनता है। और क्योंकि अगर पत्तियों को खाता है तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और हमारे पौधे जो है वो सूखने लगते हैं। तो अब ये तो हमने कीटों के बारे में जाना, इनका निवारण किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रश्न है।
ये हमारा जो है जिस समय हम बुआई कर रहे होते हैं उसी समय से हमें ध्यान रखना है। जब भी आप बीज चोपेंगे या बीज लगाएंगे तो उस समय हमें भूमि उपचार करना बहुत ज़रूरी है जी। भूमि उपचार के लिए पहले तो फफूंदनाशी दवा आप ट्राइकोडर्मा बर्डी ले सकते हैं जिससे कि बीमारी न लगे, या और उसके साथ साथ जो है कार्बोफ्यूरान और नीम की खली या और भी कुछ नई दवाएं आ गई हैं, क्लोरेंटा निलोप्रोल जो आ गया है, ये आपका 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अब भूमि में मिला दें और फिर उसके बाद आप बुआई करेंगे तो ज़मीन में जो सूड़ी रहती है ये नष्ट हो जाएगी। अब जो है जैसे ही आपके पत्ती बड़ी बड़ी होती हैं उस समय इस कीड़े का प्रकोप होता है और ये पत्तियों में गोल छेद करता है और कभी कभी तो पूरी पत्ती को ही नष्ट कर देता है, हमारी पूरी फसल भी चौपट हो जाती है। तो उसमें हम कीटनाशी दवा का छिड़काव करेंगे। शुरुआती अवस्था में आप जो है प्रोफेनोफास एक दवा आती है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको 100 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है और अगर ज़्यादा कीड़े का प्रकोप हो रहा है तो इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैविक की तरफ जाना चाहते हैं तो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है जो कि 300 ppm का कंसंट्रेशन का आता है। ये 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर किसान भाई अगर छिड़काव करें तो निश्चित तौर पे इस कीड़ों का प्रकोप कम होगा और हमारी फसल बच जाएगी। बिल्कुल हमारी फसल बच जाएगी, क्योंकि यही तो एक समस्या है जैसे हमें बचना है, जिससे हमें बचना है। तो ये तो हुई सर लाल बग की। एक और फल मक्खी जो होती है, क्या वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है या किसान भाइयों को उससे भी परेशानी होती है? ये मक्खी की एक विशेषता रहती है कि अगर एक बार लग गई तो इसमें कोई दवा काम नहीं करती है। तो कुछ सावधानियां किसान भाइयों को रखनी है जिससे कि हम इस फसल को बचा सकें। एक तो हम जगह जगह पे पॉइजन बेट रखना है जो कि एक आकर्षण होता है कीड़े का। शुगर सिरप और मेलाथियान को मिला करके अगर हम जगह जगह पे कार्नर में, खेतों के कार्नर में रख देंगे तो ये जो फल मक्खी का जो वयस्क होता है जिसको हम फल मक्खी बोलते हैं, वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे आकर्षित होगी क्योंकि हमने उसमें कीटनाशी दवा मिलाई है और उसको चाटेगी और अपने स्वतः मर जाएगी। इसके अलावा हम जगह जगह पे एक क्यूलोर नामक फेरोमोन आता है जिसको हम अगर लगा दें जगह जगह पे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो मक्खी उसमें जाएगी। एक तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ कीटों का प्रकोप, फल मक्खी का प्रकोप हो चुका है, वो पता चलेगा किसानों को। और साथ में अगर उसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो उसमें वो आएगी और स्वतः उसके अंदर मर जाएगी। तो हमारे उसमें मधुमक्खी, ये जो फल मक्खी है इसकी संख्या भी कमी आएगी और हमारे फल जो है नष्ट होने से बच जाएंगे। तीसरी चीज़, इसमें जो भी आपके डैमेज जो फल हैं इनको किसान भाई लालच ना करें, इनको आप खेत से तोड़ लें, तुड़ाई कर लें और तुड़ाई करने के बाद खेत से बाहर करीब 2 से 3 फीट गड्ढा गहरा खोद करके उसके अंदर दबा दें। नहीं तो अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो 8 से 10 दिन बाद ये मक्खी से जो है वयस्क निकलेंगे और फिर से आपके खेत में आ जाएंगे और फिर से डैमेज शुरू कर देंगे। तो ये हमें कुछ सावधानियां रखनी है जिससे कि हम फल मक्खी से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, फल मक्खी एक बहुत जटिल समस्या है और जो आकर्षण वाली जो पद्धति है उस तरीके से हम इसको निपटा सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। हम वर्तमान में जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं उनके कीट प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं केवी के देवास से। और ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें की हमने, किस तरीके से कीट प्रबंधन को हमें देखना है, अपनाना है, उसका निवारण किस तरीके से करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न है जो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है किसानों के माध्यम से। सर, एक और चीज़ है, जैसे आपने ब्रेक से पहले बात की थी कि जो फल मक्खी होती है वो आकर्षण के माध्यम से उसको हम मार सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं। एक मेरा सवाल, एक किसान भाई का भी सवाल है। एक मैंने देखा एक खेत में कि गेंदे की फसल को उन्होंने इस्तेमाल किया आकर्षण के रूप में, तो गेंदे की फसल को हम किस तरीके से देखते हैं आकर्षण के रूप में? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, ये जो फल मक्खी होती है ये पीले रंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। बिल्कुल। और गेंदा जो हमारा पीले रंग का फूल रहता है, अगर उस पर हम चारों तरफ गेंदे लगा देंगे तो उसमें आकर्षित होगी। आकर्षित के साथ साथ अगर गेंदे में हमने कोई भी कीटनाशी दवा वगैरह डाल दी है तो जैसे ही उसको चाटेगी तो अपने आप वो मक्खी मर जाएगी। तो हमें पूरी फसल हमारी इस तरह से सेफ बचा सकते हैं, लेकिन इससे हमें किसानों को फायदा भी होगा। ये सरल तरीका भी है और कहीं ना कहीं ये जैविक तरीका भी कह सकते हैं। जैविक तरीका भी है। तो जैविक की बात कर रहे हैं सर, जैविक में भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई जैविक सब्जियों पर ही आधारित रहते हैं। तो जैविक में किसान भाइयों को शुरू से क्या काम करना चाहिए जो सब्जियां जैविक उगाना चाहते हैं, और क्या क्या काम ऐसे रहते हैं जो उन्हें करना चाहिए? जैसा कि जो बाजार में आपकी जो सब्जियां आ रही हैं उसमें से 80% जो है हम रासायनिक दवाओं के द्वारा ही जो सब्जियां हम खा रहे हैं और उसको सही तरह से हम उपयोग नहीं कर पा रहे और हमारी जो जहर जो है धीरे धीरे शरीर में जा रहा है और अस्वस्थ होते जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो भारत सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, जैविक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इस जैविक को ध्यान में रखते हुए जैसे ही जब हम चुपाई करते हैं या बीज की बुआई करते हैं उस समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हमारी नीम की केक आती है, इस नीम की केक को अगर हम बुआई के समय पे डाल दें तो जो जमीन के कीड़े वो नष्ट हो जाएंगे, पूर्ण रूप से जैविक है। इसके अलावा जो एक बिवेरिया बैसियाना एक जो है फंजीसाइड है, ये फफूंद जो है जो कि कीड़े को मारता है, इसको हमें जो है 4 से 5 किलोग्राम 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिला करके और 7-8 दिन तक छाया में रख दें, तो उसमें अच्छा ग्रो हो जाएगा। ग्रो होने के बाद बुआई से पहले अगर हम इसको डाल देंगे तो जो हमारे ज़मीन के जैसे सफ़ेद लट का कीड़ा है या कद्दू का लाल कीड़ा है या बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो अपने अंडे ज़मीन में दे देते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। जब हमारी खड़ी फसल होती है, खड़ी फसल में हम नीम का तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल 2.5 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अलग अलग कंसंट्रेशन में आता है। कभी 1500 ppm का आता है, कभी 3000 ppm का आता है। अगर 1500 ppm का है तो आप जो है 3 से 4 ml ले सकते हैं। अगर 3000 ppm का है तो आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर बरसात के मौसम या हल्का सा नम मौसम है तो यही बिवेरिया बैसियाना का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो जो शुरुआती अवस्था के जो कीड़े हैं वो हम नष्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे चने की इल्ली अगर उसमें लग रही है, बहुत से जैसे सब्जियां रहती है उसमें छेद कर देते हैं, तो उसके लिए एक NPV दवा आती है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस दवा आती है। ये 250 से 350 LE के अलग अलग कंसंट्रेशन के आते हैं। ये 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम छिड़काव कर दें तो निश्चित तौर पर इस कीट से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, इसको हम व्हाइट फ्लाई या जैसिड के नाम से जानते हैं, और पत्तियों से बहुत ज़्यादा रस चूसते हैं और हमारी सब्जियां खराब हो जाती हैं। और खासकर भिंडी में जो है बीमारी फैलाता है येलो मोज़ेक। तो इन सब से निजात पाने के लिए हमें येलो और नीले रंग के येलो स्टिकी ट्रैप्स आते हैं जो कि छोटे छोटे करीब 1-1 फीट के ट्रैप्स हैं। जगह जगह पे अगर हम लगा दें 25 से 30 प्रति एकड़ के हिसाब से अगर लगा देंगे तो ये कीड़े जो है आपकी मेन फसल में न जा करके
वो जो आपका पीला जो रंग है उसमें आकर्षित होंगे। इसी के साथ जो हम नीला रंग लगा रहे हैं वो जैसे जो थ्रिप्स रहता है, पीले रंग में तो आपका हरा मच्छर जिसको हम जैसिड या व्हाइट फ्लाई बोलते हैं वो आएगा, और साथ में फ्रूट फ्लाई भी आएगी, फल मक्खी जिसको बोलते हैं। और जो नीला रंग होगा उसमें आपका मुख्य रूप से जो है थ्रिप्स आएगा, और थ्रिप्स बहुत मेन समस्या है सब्जियों में, काफ़ी फसल नष्ट हो जाती है, तो वो आकर्षित होगा और हमारी पूरी फसल बच जाएगी और हमें कम दवा डालनी पड़ेगी, जैविक दवा पे ही हम उससे निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों कहते हैं कि अगर हमें अधिक मुनाफा कमाना है तो एक और तरीका है लागत को कम करना, और लागत कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जैविक की तरफ तो मुड़ना ही होगा। जो हमारी कीटनाशक ज़्यादा जो केमिकल वाले हैं उन्हें भी कम करना होगा। तो इससे दो तरीके से फ़ायदा होता है, एक तो हमारा जो लागत है वो कम होती है, दूसरा हमें स्वच्छ और साफ जो है वो भोज्य मिलता है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 80% जो है मार्केट में सब्जियां जो आती हैं वो केमिकल वाली आती हैं और हमारे जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो तमाम जानकारियां थी ये थी आज ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां होती हैं कीट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से करना है, जैविक से देखा, रासायनिक से देखा। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको इस जानकारियों में बहुत मज़ा आया होगा, आपको समझ में आई होंगी। और सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने किसान भाइयों को जानकारियाँ दी। फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। लापरवाह लोगों के विरुद्ध होगी कार्यवाही, किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। नए एफपीओ से बढ़ेगी किसानों की आय। फसल उत्पादन में बायोखाद का महत्व और फायदेमंद जैविक खेती। और अब खबरें विस्तार से। लापरवाह लोगों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि लापरवाह एवं गैर जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों से किसी भी प्रकार की बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छापीहेड़ा कृषि उपज मंडी समिति के प्रभारी सचिव की शिकायत मिलने पर कृषि मंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रभारी सचिव हरिप्रसाद वर्मा को निलंबित करने के निर्देश दिए। प्रबंध संचालक सह आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रियंका दास ने राजगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी छापीहेड़ा के मंडी निरीक्षक एवं प्रभारी सचिव हरिप्रसाद वर्मा को दुकानों की नियम विरुद्ध नीलामी करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया है कि श्री वर्मा द्वारा नीलामी संबंधी विज्ञप्ति या सूचना पत्र जारी न करते हुए निर्धारित दर से कम कीमत में दुकानों को नीलाम कर मंडी को आर्थिक क्षति पहुंचाने संबंधी अनियमितता में संलिप्त पाया गया है। प्रबंध संचालक ने बताया है कि निलंबन अवधि में श्री वर्मा का मुख्यालय मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता रहेगी। किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अखिल भारतीय चना अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत आदिवासी उप परियोजना द्वारा IIPR कानपुर द्वारा अनुमोदित दाल मिल को विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 6 कृषि विज्ञान केंद्रों उमरिया, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, मंडला एवं डिंडोरी के किसानों को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होने हेतु प्रदान किया गया है। इस दाल मिल के द्वारा प्रमुखता से चना, मसूर, बटरी, मूंग, उड़द तथा अरहर को मूल्य संवर्धन करके किसान अपने उत्पाद से अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकता है। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र सतत किसानों की आय बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्र में युवा महिलाओं एवं किसानों को आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने हेतु लगातार प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। 10,000 नए FPO से बढ़ेगी किसानों की आय। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन FPO बनने से किसानों की आय बढ़ेगी। इन FPO के बनने से छोटे किसानों को काफी सुविधाएं होंगी। देश भर के लगभग 6,600 ब्लॉक हैं और इनमें से हर एक में कम से कम एक FPO बनाया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाएं मिलने के साथ खेती की गुणवत्ता भी मिलेगी।
चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 2500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एफपीओ की इस स्कीम को व्यवस्थित और पारदर्शिता से क्रियान्वित करने एवं सुलभ जानकारी के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा। श्री तोमर ने यह बात कृषि मंत्रालय में नए एफपीओ की योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कही। श्री तोमर ने कहा कि एफपीओ के गठन के कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियां एकजुटता व समन्वय के साथ योजना की कल्पना को साकार करें। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश भर के किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। फसल उत्पादन में बायोखाद का महत्व। बायोखाद एक उत्तम प्रकार की पूर्ण रूप से सड़ी हुई जैविक खाद होती है। इसमें किसी प्रकार की सड़ांध नहीं आती और न ही इसमें कोई हानिकारक कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। साल दर साल रासायनिक खाद के उपयोग से धरती और मिट्टी की उर्वरता और क्षमता और प्राकृतिक गुण नष्ट होते जाते हैं, परंतु बायोखाद के उपयोग से भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अधिकतम सालों तक भूमि उपजाऊ बनी रहती है, जबकि रासायनिक खाद का असर एक ही साल का रहता है। बायोखाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के जीवाणु एवं केंचुए पनपते रहते हैं और खेतों को अधिक उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। बायोखाद में आवश्यक मुख्य 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम देसी खाद की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होते हैं। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे तांबा, लोहा, जस्ता, कैल्शियम, बोरॉन आदि भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग किसी भी फसल एवं भूमि में लाभप्रद होता है। सिंचित भूमि में 10 टन प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित भूमि में 5 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से उपयोग किया जाता है। लाभदायक ग्रीष्मकालीन जुताई। रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद खाली खेतों में मिट्टी पलटने वाले हल से 9 से 12 इंच तक गहरी जुताई करके छोड़ें। ग्रीष्मकाल में 9 से 12 इंच तक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने से कड़ी परत टूट जाती है, बरसात का पानी खेतों में सोखता है व मिट्टी धूप में भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु संचार बढ़ता है एवं जल धारण क्षमता बढ़ती है। गर्मियों में गहरी जुताई करने से खरपतवार व कीट रोग भी नष्ट हो जाते हैं। फायदेमंद जैविक खेती। जैविक खेती करने के लिए पशुपालन करना आवश्यक है ताकि फसलों के लिए जैविक खाद उपलब्ध हो सके। सर्वप्रथम ऐसी फसलों का चयन करें जिसमें अपेक्षाकृत रोग एवं कीटों का प्रकोप कम होता हो एवं फसलों की रोग एवं कीट प्रतिरोधक जातियों का चयन करें। 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें एवं फसल चक्र अपनाएं। खेतों में फसल अवशेषों को कदापि न जलावें। फसल विविधीकरण करें एवं अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करें, जैसे सोयाबीन, अरहर, सोयाबीन मक्का, मूंग मक्का, आम, हल्दी, टमाटर, गेंदा आदि। फसलों को पोषण देने हेतु गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं जैव उर्वरक एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, पोटाश एवं माइकोराइजा का उपयोग करें। रस चूसक कीट विशेषकर सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु पीले एवं नीले चिपचिपे कार्डों का उपयोग करें। फल छेदक इल्लियों के नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें एवं फल मक्खी के नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप 20 से 25 प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। सिंचाई जल की बचत हेतु टपक सिंचाई का उपयोग करें। और अब मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श। बढ़ते तापमान को देखते हुए टमाटर, बैंगन एवं भिंडी में इल्ली एवं सफेद मक्खी कीट की रोकथाम करें। रस चूसक कीटों के लिए मेलाथियन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इल्ली की रोकथाम हेतु ट्राइजोफॉस 750 मिलीलीटर दवा 500 से 600 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कीटनाशकों का छिड़काव तोड़ाई के बाद करें। कद्दू, लौकी, गिलकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि ग्रीष्मकालीन सब्जियों के बोने का समय आ गया है। विश्वसनीय स्थानों से बीज प्राप्त कर बोनी करें। हरे चारे की अधिकता में साइलेज बनाएं। पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग से बचाने हेतु टीका लगाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।